हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नया टॉपिक और सब्जेक्ट जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी। सो आईओटी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो मेन कंसेप्ट्स हैं आईओटी के अंदर सेमेस्टर ओरिएंटेड होके या सेमेस्टर पर्सपेक्टिव में हम जो है इस पूरे सब्जेक्ट को बेसिकली पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों आईओटी से स्टार्ट करेंगे कि आईओटी होता क्या है। दोस्तों मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि हम यहाँ पे स्पेसिफ़िकली सेमेस्टर ओरिएंटेड होके पढ़ेंगे, जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए होगा। और मैं ट्राई करूँगा कि जो जो मेन कंसेप्ट्स हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ को मर्ज करके जो सिलेबस है आईओटी के, उसको मैं जो है चाहूँगा कि बेसिकली मैं पढ़ा पाऊँ और कॉमन टॉपिक्स को बेसिकली पढ़ा पाऊँ। तो आप पूरे वीडियो में देखोगे कि मैंने कौन से टॉपिक्स कवर करवाए हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं वो सारे टॉपिक्स का जो है एक टाइप ऑफ आपको लिस्ट दे दूंगा कि ये टॉपिक जो है मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आईओटी सब्जेक्ट। दैट इज़ सबसे पहली बात तो कि आईओटी होता क्या है। दोस्तों कोई भी चीज़ अगर वो कनेक्टेड है ना, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वाया इंटरनेट अगर कनेक्टेड है कोई भी चीज़ मतलब कोई भी थिंग अगर बेसिकली इंटरनेट के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है, वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आईओटी बोलते हैं। और इनके पास बेसिकली या फिर वो जो चीज़ है उसके पास एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। बेसिकली हम यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस चीज़ को। तो यूआईडीज़ हमारे पास यहाँ पे होती हैं। और ये जो है बेसिकली जो चीज़ें हैं, दिस थिंग्स बेसिकली ये जो है ऑब्जेक्ट्स या फिर आप कह सकते हो कि एनिमल्स या फिर मशीन्स या फिर डिवाइसेस जो हैं वो अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक नेटवर्क के थ्रू और जिसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहता या फिर बेसिकली कोई भी बीच का कोई रोल नहीं होता। सीधी सी बात है, वो अपना काम खुद कर सकते हैं और इसी को हम इंटरनेट ऑफ थिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है आईओटी का वो बेसिकली पीपल टू पीपल हो सकता है, पीपल टू थिंग्स हो सकता है, थिंग्स टू थिंग्स हो सकता है। अब ये थिंग जो मैं कर रहा हूँ वो थिंग क्या होता है दोस्तों। थिंग बेसिकली हमारे पास एक कोई भी नेचुरल या फिर मैन मेड ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके पास एक आईपी एड्रेस हो और वो डेटा को ट्रांसफ़र कर पाए, है ना। तो एग्जांपल के लिए आप ये मान के चल सकते हो, जैसे कार में हमारे पास बिल्ट इन सेंसर्स लगे होते हैं। वो सेंसर क्या करता है, हमें अलर्ट कर देता है बेसिकली सेंस करके एनवायरनमेंट को कि हमारे पास जो टायर है उसमें प्रेशर कितना है ना। सो ये हमारे पास हो गया। अब कोई थिंग का और एक एग्जांपल अगर आप बोलोगे तो मोस्ट डोमिनेंट कंज्यूमर आईओटी डिवाइस जो है वर्ल्ड वाइड वो एक स्मार्ट टीवी है, जो कि 25 से 35% जो है कंज्यूमर जो है उनके पास स्मार्ट टीवी यूज़ होता है आज के डेट पे। ठीक है, अब जो है दोस्तों हम बात करने वाले हैं आईओटी इकोसिस्टम के बारे में। आईओटी इकोसिस्टम के अंदर दोस्तों हमारे पास लेयर्स होती हैं। सबसे पहले जो आईओटी डिवाइस होता है या फिर जो थिंग की हमने बात की, तो एवरी आईओटी डिवाइस हमारे पास ये 5 लेयर के थ्रू जाता है। दैट इज सबसे पहला होता है हमारे पास सेंसिंग। सेंसर्स हम आईओटी डिवाइस में लगाते हैं जिसमें वो एनवायरनमेंट को सेंस करता है। ठीक है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, बेसिकली डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसपोर्ट। फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है। बेसिकली यहाँ पे हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर एप्लीकेशन जहाँ पे डेटा को जो है देखा जाता है, एक सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम आउटपुट जो है वो हम शो करते हैं। फिर आता है बिजनेस लेयर जिसमें हमारे पास मॉनिटर कर सकते हैं हम अपने डेटा को और मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कैसे जो है एक आईओटी से डिवाइस ऐसे इकोसिस्टम है वो सिस्टम काम करता है। सबसे पहला आता है डेटा कलेक्शन। यहाँ पे आईओटी डिवाइस जो है वो सेंसर्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर डेटा शेयरिंग होती है जहाँ पे आईओटी गेटवे के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जो है डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं डेटा का। फिर डेटा एनालिसिस होता है, जब डेटा जो है वो बेसिकली हमने ट्रांसमिशन कर दिया उस डेटा का, बेसिकली एक जगह से हमने आईओटी डिवाइस से डेटा को सेंस करके एक जगह दूसरा जगह फेंक दिया, दैट इज़ बेसिकली क्लाउड। उस क्लाउड में डेटा स्टोर होता है, फिर एनालाइज होता है और हम उसके बाद प्रेडिक्शंस वगैरह कर सकते हैं। और ये जो है उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है 7 कंपोनेंट्स ऑफ एन आईओटी इकोसिस्टम। आईओटी इकोसिस्टम 7 चीज़ों से मिलकर बना है दोस्तों। तो ये हम जो है एक डायग्राम के थ्रू, ये मैंने यहाँ से उठाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड डायग्राम है जो कि बता रहा है कि 7 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं आईओटी इकोसिस्टम के। सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है दैट इज़ बेसिकली आईओटी डिवाइसेस। आईओटी डिवाइसेस का काम होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट में सेंसर्स के थ्रू, आईओटी डिवाइसेस में सेंसर्स लगे होते हैं, सेंसर्स के थ्रू वो क्या करते हैं, आईओटी डिवाइसेस एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। उसके बाद जो है वो उस डेटा को जो है वो एक नेटवर्क में बेसिकली क्या करते हैं, प्रोसीड या फिर फेंक देते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि उसको
ट्रांसमिट करते हैं। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क एक बेसिकली हमारे पास बैकबोन होता है जहाँ पे कनेक्टिविटी, डेटा शेयरिंग का काम होता है। डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करते हैं। डेटा जो है बेसिकली डेटा और उनके डिवाइसेस, डेटा और डेटा डिवाइसेस जो है बेसिकली IoT डिवाइसेस हो गया, उसको सिक्योर हम यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं थ्रू अलग अलग जो है कंपोनेंट्स, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गया, इन सब यूज़ करके हमारा जो IoT डिवाइस है वो सेफ़ रहता है और डेटा जो है वो सेफ़ रहता है। उसके बाद ये जो डेटा है वो गेटवे के थ्रू पास होता है। गेटवे एक ऐसा मीडियम है जो कि बेसिकली हमारे पास नेटवर्क, बेसिकली हमारा जो IoT डिवाइसेस का डेटा है उसको स्टोर करने में मदद करता है। कहाँ पे? क्लाउड में, ठीक है। सो गेटवे इज़ अ ब्रिज बिटवीन द IoT डिवाइसेस एंड द क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड इज़ बेसिकली द डेटा जहाँ पे स्टोर होता है, एनालाइज होता है, प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड बोलते हैं। और फिर एप्लीकेशन जहाँ पे जो यूज़र है वो इंटरेक्ट कर सकता है, मैनेज कर सकता है डिवाइस को, कंट्रोल कर सकता है डिवाइस को, मॉनिटर कर सकता है डिवाइस को। और यूज़र्स जो होते हैं वो हमारे पास वो पीपल होते हैं जो कि इस पूरे IoT सिस्टम को मैनेज करते हैं और बेनिफिट उनको मिलता है कि बेसिकली इसको यूज़ करके जो बेनिफिट उनको मिलता है उसको यूज़र्स बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बन सकता है, दैट इज़ 7 कंपोनेंट्स ऑफ IoT सिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों IoT के पिलर्स। IoT जो है वो 4 मेजर पिलर से मिलकर बना होता है, दैट इज़ बेसिकली SCADA, RFID, WSN और M2M। M2M बेसिकली मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है। जब भी दो मशीन जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं उसको हम M2M बोलते हैं, और आगे जो है हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देन आता है हमारे पास यहाँ पे SCADA। SCADA बेसिकली सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन होता है जो कि बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेस को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है और आगे जाके हमें पास मैनेज करता है, राइट। फिर आता है RFID। RFID बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है कि बेसिकली कुछ अगर हमें आइटम्स को टैग दे के अगर हमें उनको ट्रैक करना है तो उसमें हमें क्या RFID यूज़ होती है। फिर आता है WSN, दैट इज़ वायरलेस डेटा शेयरिंग थ्रू सेंसर्स, ठीक है। हम सेंसर्स के थ्रू जो है वो डेटा को वायरलेसली जो है स्प्रेड करते हैं, शेयर करते हैं और उसको WSN बोलते हैं। तो आगे इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट आपको याद रखना है कि दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ द IoT इकोसिस्टम, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कुछ की टेक्नोलॉजीज़ और ट्रेंड्स लिखी हुई हैं जो कि IoT में बेसिकली बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, लीगल एंड एथिकल IoT, इन्फोनिक्स एंड डेटा ब्रोकिंग। उसके बाद IoT गवर्नेंस, सेंसर इनोवेशन, ट्रस्टेड हार्डवेयर एंड न्यू IoT यूज़र एक्सपीरियंस, सिलिकॉन चिप इनोवेशन। ये कुछ बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशंस हैं एंड कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि हमारे पास आजकल जो है नए ट्रेंड्स जिसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक IoT ट्रेंड्स हैं, जो कि आप बेसिकली एक बार गो थ्रू कर सकते हो याद रखने के लिए कि अच्छा ये काम हो चुका है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT को देखेंगे। IoT के कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों हमारे पास एक होता है UID, जो कि बेसिकली हर एक डिवाइसेस, IoT डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों हर एक डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है जिसे हम यूनिक UID बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर दोस्तों हमारे पास जो IoT डिवाइस होते हैं वो नए नए विथ टाइम के साथ साथ नए नए जो है IoT डिवाइसेस और IoT टेक्नोलॉजीज़ बिल्ड हो रही हैं, तो उसके साथ साथ दोस्तों हमारे पास ये जो है IoT डिवाइसेस को भी अपडेट होना पड़ेगा, तो इसको हम डायनेमिक नेचर बोलते हैं। देन आता है सेल्फ अडेप्टिंग। सेल्फ अडेप्टिंग बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो IoT डिवाइसेस होता है वो एनवायरनमेंट को सेंस करता है, उसको लर्न करता है। जैसे मान लो कि कोई एक कैमरा हो गया हमारे पास, क्या नाइट विजन कैमरा जो आप मूवीज़ में लगी होती हैं, तो इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने माशूका के साथ मूवी देखने जा रहे हो थोड़ा प्लीज़ सिक्योरली अपने मूवी को देखें, सिर्फ मूवी को ही देखें, माशूका को ना देखें, है ना, वरना दिक्कत हो सकती है। नाइट विजन कैमरा आपको रिकॉर्ड कर सकता है ना। तो बेसिकली कैमरा जो है वो वहाँ पे हमारे पास नाइट विजन होता है, जो बेसिकली नाइट मोड, डे मोड, ऐसे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होती हैं। तो ये जो है इंश्योर करता है कि बेसिकली एनवायरनमेंट को सेंस करके अपने आप को यहाँ पे लर्न कर लेता है वो। फिर आता है हेट्रोजेनिटी, जो कि बहुत सारे IoT डिवाइसेस जो होते हैं दोस्तों वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और साथ में एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड होकर काम कर सकते हैं, उसी को हम हेट्रोजेनिटी बेसिकली बोलते हैं। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आता है बेनिफिट्स ऑफ द IoT। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, रिसोर्स हमारा सेव होता है। ह्यूमन एफर्ट्स दोस्तों हमारा IoT से क्या होता है, कम हो जाता है, एरर जो है वो कम होता है, टाइम और मनी जो है बहुत ज़्यादा बच जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी हमारे पास यहाँ पे एनहांस होती है तो रेवेन्यू बढ़ जाता है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यूज़र फ्रेंडली हमारे पास होता है। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ द IoT इकोसिस्टम।
अब दोस्तों 4 टेक्नोलॉजी है जो कि पूरे आईओटी डेवलपमेंट को रन कर रही है, ड्राइव कर रही है, राइट। तो वो 4 टेक्नोलॉजी क्या है, आप एबीसी आप जानते हो, ABCD जब आपने पढ़ा होगा। तो ए जो होता है दैट इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली हमारे पास हेल्प करता है बिजनेस को एनालाइज करने के लिए, मैसिव डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए, और आईओटी के डिवाइस के थ्रू हम जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर एआई के थ्रू उसको एनालाइज करते हैं, जिससे हमारा डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाए बिजनेस के अंदर। फिर आता है बी इज़ बेसिकली स्टैंड्स फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे दोस्तों हम आईओटी डिवाइसेस के साथ ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे एक ऑथेंटिक टैम्पर प्रूफ DIT प्रिंसिपल बेसिकली डिसेंट्रलाइज, इम्यूटेबल और ट्रांसपेरेंट जो है हम एक इकोसिस्टम बना पाए, जहाँ पे सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी जो है वो इंश्योर हो पाए, राइट। थर्ड आता है सी इज़ बेसिकली हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्लाउड प्रोवाइड करता है बेसिकली द क्लाउड प्रोवाइड द अननेसेसरी स्टोरेज स्पेस एंड प्रोसेसिंग पावर टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड बाय द आईओटी डिवाइसेस इन रियल टाइम। बेसिकली दोस्तों हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, बिग डेटा का प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे। बेसिकली ये क्या करता है कि हमारे पास लार्ज डेटा सेट को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जो आईओटी डिवाइस जनरेट करती है रियल टाइम के अंदर, उसको स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और एनालाइज करता है, और उतनी पावर क्लाउड कंप्यूटिंग में होती है। एंड लास्टली हमारे पास सेंसर्स आती हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है वो तभी हो पा रही है जब सेंसर्स जो है वो डेटा सेंस करके उन तीनों को प्रोवाइड कर रही है। तो अगर सेंसर्स नहीं होंगे तो डेटा ही नहीं आएगा। तो कलेक्ट डेटा, सेंसर्स आर द की एलिमेंट्स दैट कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड, अनेबलिंग रिमोट मॉनिटरिंग एंड एक्शन, जैसे अनलॉकिंग अ कार फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है। अब दोस्तों कुछ आईओटी के एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप देख सकते हो कि स्मार्ट होम, जिसमें स्मार्ट टीवीज़, अप्लायंसेस, लाइटिंग्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। वेरिएबल्स में हम यहाँ पे आईओटी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास स्मार्ट फिटनेस क्लोथिंग हो गया। फिर स्मार्ट हेल्थ में दोस्तों जैसे किन्सा स्मार्ट थर्मोमीटर है एग्जांपल, टेम्परेचर नापने के लिए, वो हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट हेल्थ का एग्जांपल हो गया। कनेक्टेड कार्स बेसिकली हमारे पास ऑटोमेटिक कार्स जिसे बोल सकते हैं, जहाँ पे व्हीकल्स में हम इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं और म्यूज़िक को स्ट्रीम कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ट्रैफिक अलर्ट्स पा सकते हैं, सेल्फ पार्किंग का सर्विसेज हम यहाँ पे ले सकते हैं। फिर कन्वीनियंस बेसिकली हमारे पास अमेजॉन डैश बटन, जिसे एक बार हम क्लिक करके जो है रीऑर्डर कर सकते हैं हाउस होल्ड आइटम्स को। अब इंडस्ट्रियल आईओटी में बेसिकली इंडस्ट्री में दोस्तों हमारे पास कैसे कहाँ आईओटी यूज़ होता है, जैसे आप मेंटेनेंस में, सेफ्टी एनालिसिस में, फैक्ट्री में, सेफ्टी एनालिसिस फैक्ट्री में अगर आपको करना हो, क्वालिटी कंट्रोल में हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो सकता है इंडस्ट्री का। अभी दोस्तों इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों बिज़नेस ड्राइवर्स आईओटी में क्या होते हैं। बिज़नेस ड्राइवर मतलब आईओटी के ऐसे क्या क्या बेसिकली हमारे पास ऐसे बिजनेसेस का जो है प्रमोट टू यूज़ आईओटी इन बिज़नेस। बेसिकली ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि प्रमोट करती है आईओटी का यूज़ बिज़नेस के अंदर। तो सबसे पहला चीज़ आता है एफिशिएंसी इन द ऑपरेशन की एफिशिएंसी बेसिकली हमारे पास बढ़ जाता है। जब भी हम इंडस्ट्रीज़ में रियल टाइम मॉनिटरिंग डाल देते हैं तो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो जाता है, यूटिलाइजेशन बेसिकली हमारे पास इंप्रूव हो जाता है, और ऑपरेशन हमारा बेसिकली ऑपरेशन का एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाता है। फिर कस्टमर इंसाइट आता है, जहाँ पे दोस्तों हम जो है कस्टमर को उनके प्रेफरेंस के हिसाब से जो है आईओटी डिवाइसेस जो है वो डेटा को कलेक्ट करता है, और कस्टमर के बिहेवियर को समझकर हम जो है पर्सनलाइज सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने नेटफ्लिक्स में देखा होगा कि नेटफ्लिक्स में अगर आप एक जॉनर का मूवी देखते हो, जैसे कॉमेडी हो गया, तो वो नेटफ्लिक्स आपको उसी मूवी का जो है रिकमेंडेशन देता है। तो बेसिकली यहाँ पे कस्टमर इंसाइट्स वहीं यहाँ पे आईओटी डिवाइस यूज़ हो रहा है। फिर कॉस्ट एंड टाइम सेविंग्स, बेसिकली हमारे पास कॉस्ट और टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है हमारा बिज़नेस के अंदर। साथ में न्यू बिज़नेस, कुछ अगर नया क्रिएटिव आइडिया अगर हमें बनाना है, या फिर नया सर्विस अगर हमें क्रिएट करना है एक बिज़नेस के अंदर, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बेसिकली की ड्राइवर है बेसिकली हमारे पास फास्ट डेटा और बिग डेटा। फास्ट डेटा बेसिकली रियल डेटा स्ट्रीम्स है जो कि एनालाइज हो सकते हैं और हमें चाहिए होता है क्विक डिसीजंस के लिए। बट बिग डेटा जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो कि स्टोर करते हैं हम, फिर एनालाइज करते रहते हैं उसको, राइट। सो अब दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, कंज्यूमर आईओटी के एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। बेसिकली जो कंज्यूमर होता है उसके आईओटी के एप्लीकेशंस क्या हैं। बेसिकली कंज्यूमर कहाँ आईओटी को यूज़ कर सकता है। सबसे पहला एक यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी है, दैट इज़ हेलमेट कंस्ट्रक्शन सेंसर पहला, जो कि दोस्तों हमारे पास इम्पैक्ट डिटेक्ट कर सकता है, हेलमेट में कितना इम्पैक्ट है, और वो अलर्ट करेगा मेडिकल स्टाफ को कि हाँ भाई आपको जो है रिस्क डिटेक्ट हुआ है, या फिर फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म कर देता है ऐसा हेलमेट हो सकता है। फिर मेडिकल अलर्ट हुआ, जहाँ पे दोस्तों हमारे पास हमारे हेल्थ पैरामीटर्स
को, जैसे ऑक्सीजन, पल्स, ब्लड प्रेशर, ये सब मॉनिटर करेगा। और अगर मान लो कि कुछ भी दिक्कत आती है तो वो अगर अब नॉर्मलिटीज़ आती है तो इमरजेंसी डॉक्टर को वो जो है कांटेक्ट कर लेगा। और भी यहाँ पे फिटनेस, स्मार्ट फिटनेस क्लोथिंग वगैरह हो गया। अमेजॉन डैश बटन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। गार्डन सेंसर, बेसिकली गार्डन में हम सॉइल सेंसर्स लगा सकते हैं, जो कि बेसिकली हमारे सॉइल का मॉइस्चर, लाइट और टेम्परेचर को जो है वो जो है क्या करेगा, मॉनिटर करेगा और सॉइल की क्वालिटी जो है वो बताएगा। और साथ ही साथ कब जो है ऑटोमेट कर सकता है कब हमें पानी देना चाहिए, जिससे पानी का जो है बचत हमारे पास हो पाए, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, बेसिकली आईओटी इन एग्रीकल्चर और आईओटी इन ट्रांसपोर्टेशन में कनेक्टेड कार दोस्तों हमारे पास यहाँ पे हो सकती है, जैसे डायरेक्शन बताने के लिए, सेल्फ पार्किंग के लिए, है ना। बट आईओटी इन एग्रीकल्चर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम स्मार्ट फार्मिंग वाला भी हम यहाँ पे एक की रोल बता सकते हैं। स्मार्ट फार्मिंग में हम दोस्तों क्या करेंगे, फार्मिंग को रेवोल्यूशनलाइज करेंगे, बेसिकली हम सेंसर्स, ऑटोमेशन और कनेक्टिविटी को बढ़ाकर, ठीक है। यहाँ पे 4 एप्लीकेशंस मेन है। सबसे पहले बात तो दोस्तों हम सॉइल की हेल्थ को मॉनिटर कर पाएंगे। यूजिंग सेंसर्स हम सॉइल को हेल्थ को मॉनिटर करेंगे, वेदर कंडीशंस को मॉनिटर करेंगे, और कब पानी देना है वो हमारे पास यहाँ पे होगा, तो रिसोर्स यूसेज हमारे पास यहाँ पे हो पाएगा। फिर दूसरा आता है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एग्रीकल्चरल ड्रोन्स, जहाँ पे हम एरियल इमेज कैप्चर करेंगे क्रॉप का, फिर कहाँ पे कब हमें इरीगेशन करना है या पेस्टिसाइड छिड़कना है वो सब हमें पता चल जाएगा। फिर हम एनिमल्स के ऊपर, बेसिकली एनिमल्स के आसपास जो है यहाँ पे सेंसर्स लगा सकते हैं, जिससे ट्रैक कर पाए उनके मूवमेंट को, और इससे डिजीज़ स्प्रेड और जो है प्रोडक्टिविटी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर ग्रीन हाउसेस के लिए दोस्तों हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इन सब को एडजस्ट करने के लिए बेसिकली हम एक सेंसर बेसिकली लगा सकते हैं, जो ये सब एडजस्ट कर पाएगा, और इससे जो है हम अपने क्रॉप को ज़्यादा जो है बढ़ा पाएंगे और बेसिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंट रिसोर्स यूसेज, जो कि वाटर और पानी की बचत यहाँ पे हो सकती है। फार्मर का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाता है, प्रॉफिट हमारे पास बढ़ जाता है। अब ये एक और एप्लीकेशन है दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कनेक्टेड फैक्ट्री, स्मार्ट फैक्ट्री। और यहाँ पे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ कहाँ जो है आपका आईओटी का बहुत ज़्यादा जो है रोल है, की एप्लीकेशंस है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेसिकली ये की टॉपिक्स है। अगर आपको मटेरियल ट्रैक करना है या फिर फॉल्ट डिटेक्ट करना है मशीन के अंदर, तो आप बेसिकली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, है ना। अगर मान लो हमारे पास जो रॉ मटेरियल से लेकर जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसके स्टेजेस को अगर आपको मॉनिटर करना है तो आईओटी डिवाइस यूज़ कर सकते हो। हज़ार्ड्स अगर डिटेक्ट करनी है बेसिकली हमारे पास, तो गैस लीक्स हो गया या फिर वायर रिस्क हो गया, उसमें डेटा को आप सेंस करके प्लांट की सेफ्टी मॉनिटर कर सकते हो। फिर क्वालिटी कंट्रोल, बेसिकली हर एक स्टेज में आप जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है जज कर सकते हो यूजिंग आईओटी डिवाइसेस। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बेसिकली गो थ्रू कर सकते हो। मैंने कुछ मेन की पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट कर दी हैं। ये नेटवर्क में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों इसको, दैट इज़ ZigBee या फिर RFID हो गया, जो कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एनेबल करता है कि हम जो है टेक्नोलॉजीज़, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कैसे जो है आईओटी नेटवर्क का यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। अब आता है दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है जहाँ पे आईओटी डिवाइसेस जो हैं वो आईओटी डिवाइस जो है वो डेटा को सेंड करते हैं क्लाउड में, बेसिकली ऑफ प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैसिव स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर चाहिए होता है। यूजुअली ये स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आईओटी डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा जो है डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि गेटवे यहाँ पे होता है। अब आईओटी डिवाइस और क्लाउड के बीच में गेटवे होता है। अब गेटवे को पार करने का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से यूजुअली ये स्लो होता है और ये एक्सपेंसिव होता है जब आप ज़्यादा डेटा भेज रहे हो। तो ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। अगर मैं एज कंप्यूटिंग की बात करूँ, ये जो है लोकली होता है दोस्तों, है ना। ये फास्ट होता है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए होता है इसमें। बट अगर आपके पास है तो बढ़िया चीज़ है। बट हाँ, अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूँ तो हमें कॉन्स्टेंट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। इसमें ह्यूज डेटा हम भेज सकते हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं ना, एज कंप्यूटिंग में नियर डिवाइस, बेसिकली हमारे पास आसपास की जो डिवाइस है उसमें लोकली हम पहले डेटा प्रोसेस करते हैं और उसके बाद जो है हम उसको क्लाउड में भेजते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटेशन पहले लोकली जो है एज में हमारे पास यहाँ पे होता है, उसके बाद जो है हम उसको क्या करते हैं, क्लाउड में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा फास्ट है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए होता और ये जो है डिले हम इसमें नहीं कर सकते। तो इसी वजह से, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ये मान सकते हो कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो उसमें हमें जो है सेकंड्स में आंसर, मिली सेकंड्स में हमें जो है अपना रिप्लाई चाहिए होता है बेसिकली, जिससे डिले जो है वो नहीं हो सकता। इस वजह से हम वहाँ पे एज कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो रिलायबल बहुत ज़्यादा होता है एज कंप्यूटिंग, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एज कंप्यूटिंग। अब दोस्तों कुछ चैलेंजेस हैं जो आईओटी फेस करती है।
दैट इज़ बेसिकली सिक्योरिटी चैलेंजेस और प्राइवेसी चैलेंजेस। अब सिक्योरिटी चैलेंजेस बेसिकली दोस्तों हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रस्ट और प्राइवेसी के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे होती है, जहाँ पे बेसिकली IoT डिवाइसेस जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर मान लो कि कोई हैकर ने अटैक किया IoT डिवाइसेस के ऊपर बेसिकली, तो वो अपने पूरे डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और अगर एक भी डिवाइस ख़राब हुआ तो सारे डिवाइसेस जो है वो उससे इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब एक सर्वे हुआ था, डेलॉयट ने 2022 में करवाया था, जिसमें पाया गया कि 52% जो यूज़र्स हैं वो जो IoT डिवाइस यूज़ करते हैं, स्मार्ट होम डिवाइस यूज़ करते हैं, वो वरीड है अपने सिक्योरिटीज़ को लेकर। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा हमारे पास रोल प्ले करता है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हो, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी बेसिकली सारे IoT डिवाइस इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस वजह से एक भी अगर कुछ फ्लॉ आता है, वन फ्लॉ, तो डेटा मैनिपुलेट हो सकता है। फिर आता है हमारा प्राइवेसी चैलेंजेस। बेसिकली दोस्तों ये हमारा क्या करता है कि हमारा IoT डिवाइस एक्सेसिव डेटा कलेक्ट करता है। तो एक्सेसिव डेटा अगर कलेक्ट कर रहा है तो ये हमारा इंश्योरिटी करना बनता है कि जो डेटा है वो प्राइवेसी वो इंश्योर कर रहा है। बेसिकली हमारा डेटा जो है वो लीक नहीं हो रहा कहीं पे, या फिर गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना। और एक यहाँ पे एग्जांपल हुआ था बेसिकली हमारे पास, जहाँ पे पता लगा था कि अगर बेसिकली जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, कनेक्टेड डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्सन के घर के अंदर घुसने के लिए। और रिसर्चर ने एक बेसिकली रिसर्च किया था, जहाँ पे उन्होंने पाया था कि उन्होंने डेटा इंक्रिप्ट करके बेसिकली क्या क्या डिक्रिप्ट करके एक स्मार्ट मीटर का, एक बेसिकली किसी घर का टीवी शो कौन सा चल रहा है, कौन सा पर्सन कौन सा टीवी शो चल रहा है बेसिकली देख रहा है, वो पता उन्होंने लगा लिया था। सो दिस इज़ अ वेरी कह सकते हो कि एथिकल इशू, या फिर आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है IoT जो है वो फेस करती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे IoT गवर्नेंस मॉडल। IoT गवर्नेंस मॉडल दोस्तों एक फ्रेमवर्क है जो कि इंश्योर करती है डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी, क्योंकि हम अभी वही पढ़ के आए हैं। तो IoT गवर्नेंस क्या करता है, एक डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को बेसिकली इंश्योर करता है पूरे IoT नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिसीज़ बेसिकली रूल्स और पॉलिसीज़ और जो है प्रोसेसेस को डिफ़ाइन करा जाता है, जिससे जो है हम प्राइवेसी सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन कर पाएँ। अब की एस्पेक्ट्स क्या होती हैं IoT गवर्नेंस मॉडल का, सबसे पहला आता है डेटा मैनेजमेंट। ये जो है हम डेटा रूल्स यहाँ डिफ़ाइन करते हैं जो डेटा कलेक्शन में, स्टोरिंग में, फिर उसका यूजिंग, बेसिकली ऐसे रूल्स जो कि डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा यूसेज और डेटा डिलीशन उसमें हमारे पास यहाँ पे लिखी जाती है। वो हमारा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली डेटा मैनेजमेंट की रूल होता है, जहाँ पे हम GDPR बेसिकली जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक लॉ है जो कि यूरोपियन यूनियन ने बनाया था प्राइवेसी और पर्सनल डेटा के प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों का। ठीक है, अब सेकंड आता है सिक्योरिटी। हम अपने IoT डिवाइसेस को हैकिंग से जो है प्रोटेक्ट करेंगे, और एक सिक्योर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है नेटवर्क हम बनाने की कोशिश करेंगे। देन लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस, बेसिकली किसका डेटा है, हु ओन्स द डेटा, है ना। सारे एल्गोरिदम जो हैं वो हमारे पास फेयर है कि नहीं, बाइस एल्गोरिदम तो नहीं है, लॉज एंड रेगुलेशन जो है बेसिकली हमारे पास फॉलो हो रहा है कि नहीं। स्टैंडर्ड एंड इंटरऑपरेबिलिटी, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देना डेटा का, नेटवर्क का। इंश्योरिंग जो जितने भी हमारे पास यहाँ पे IoT डिवाइसेस हैं, अलग अलग IoT डिवाइस एक साथ अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, बेसिकली सारे जो हमारे IoT सिस्टम्स हैं वो हमारा अच्छी तरीके से जो है, जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं वो जो रिज़ल्ट जो है वो दे पाएँ। और फिर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, बेसिकली कुछ रूल्स हम डिफ़ाइन करें जिससे हम अपडेट हर एक इंटरवल में जो है IoT डिवाइसेस में अपडेट ला पाएँ। सो ये एक फ्लो चार्ट है, बेसिकली मैंने ChatGPT से जनरेट करवाया था क्योंकि मैं नोट्स आपके लिए बना रहा था, तो यही एक टाइप ऑफ मैंने बना दिया बेसिकली यहाँ पे, और मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें। तो डेटा मैनेजमेंट में हम कलेक्शन, स्टोरेज, यूसेज, डिलीशन करते हैं। यहाँ पे हम अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सिक्योर करते हैं, इंक्रिप्शन, मॉनिटरिंग करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हम डेटा को, ओनरशिप को देखते हैं, लीगल एंड एथिकल कंप्लायंसेस में एल्गोरिदम बायस है कि नहीं, रेगुलेशंस देखते हैं। फिर परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड में हम देखते हैं कि डिवाइस का जो इंटरऑपरेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग बेसिकली लेवल कितना है, रिलायबिलिटी क्या है, वो सब हम देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर ऑफ IoT लिखा हुआ है। बेसिकली IoT का दोस्तों फ्यूचर हमारे पास यही है कि AI इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे फ्यूचर में और अच्छी तरीके से, VUI बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस यूज़र इंटरफेस, वो हमारे पास यहाँ पे हम आगे अभी GUI हम यूज़ कर रहे हैं। तो आगे चलकर दोस्तों हम VUI दैट इज़ वॉइस यूज़र इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं, और हम अपने IoT डिवाइसेस को मिनिचराइज़ कर सकते हैं, बेसिकली छोटे लेवल पे ला सकते हैं और अच्छा माइन्यूट डिटेल में काम कर सकते हैं। बड़े बड़े डिवाइसेस ना बना के छोटे छोटे डिवाइस जो वही इक्वल काम करें, और अपने बेसिकली पावर कंजम्पशन को जो है वो हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं, राइट।
और यही सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों लिखी हुई हैं। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, मैंने आपको ये सारी एक्सप्लेन कर दिया है। अब दोस्तों आता है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम दोस्तों हमारे पास ऐसा एक सिस्टम होता है जो कि बेसिकली हमारे पास एक कंप्यूटर की तरह होता है, जो कि हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर सिंगल टास्क को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हमारा डिजिटल वॉचेस हो गया, माइक्रोवेव हो गया, एरोप्लेन कंट्रोल हो गया, कार इंजन हो गया, है ना। ये एक सिंगल पर्पस के लिए डिफाइन होता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलके एक पर्टिकुलर काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैसे करते हैं, सबसे पहले सेंसर्स यहाँ पे होते हैं। सेंसर्स जो है वो डेटा को सेंस करते हैं। फिर एक क्लॉक होता है जो कि टाइमिंग को रिकॉर्ड करता रहता है। फिर कंट्रोलर होता है जो कि ब्रेन ऑफ द सिस्टम होता है पूरे हमारे एम्बेडेड सिस्टम का, जो कि पूरा डेटा को प्रोसेस करता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर ऑपरेटर होता है जो कि कमांड्स बेसिकली यूज़र जो है वो कमांड देता है रन कराने के लिए। फिर हमारे पास एक्चुएटर होता है जो कि मोटर की तरह होता है, जो कि डिसीजंस एक्चुअली लेते हैं और फिर हमें जो है रिजल्ट दिखता है। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट, सीपीयू वगैरह, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, जो कि हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर में हमारा एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आएंगी। करता क्या है बेसिकली, ये लेयर स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 5 बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वे में चलेगा, है ना। मिडिल लेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, जहाँ पे क्या काम करना है वो हमारे पास यहाँ पे दिखता है टॉप लेयर में। मिडिल लेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कि टास्क को हैंडल करने के लिए। फिजिकल लेयर में बॉटम लेयर हमारे पास जो होता है वो फिजिकल लेयर होता है, इसमें सीपीयू, मेमोरी, ये सारी चीज़ें होंगी। अब माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास आता है। दैट इज़ बेसिकली क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक कंप्यूटर की तरह होता है, फुल कंप्यूटर की तरह, जैसे हमारा पीसी होता है। बट अगर मैं जब ब्रेन होता है, मल्टीपल जो है ये वर्क जो है वो एक साथ कर सकता है, और ये जो है बेसिकली मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट होता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ये जो है एम्बेडेड सिस्टम का जो है वो हार्ट होता है बेसिकली ये, है ना। लाइक अ स्मार्ट फ्रिज हो गया, ऑल इन वन होता है। इसमें सीपीयू, इनपुट आउटपुट जो है वो बिल्ट इन ऑपरेशन यहाँ पे लगे होते हैं, गैजेट्स की तरह काम आता है। लो कॉस्ट और लो पावर में ये बना होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम हो जाता है। अब दोस्तों हमारे पास आता है आर्डुइनो, डैट इज़ अ एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल। ये एक ओपन सोर्स फ्री टू यूज़ प्लेटफॉर्म है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। ये दोस्तों एक एम्बेडेड सिस्टम है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को यूज़ करता है और दोनों को लिंक करने में मदद करता है, जिससे हम एक प्रोजेक्ट बना पाएँ, आईओटी प्रोजेक्ट बना पाएँ, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बना पाएँ। तो हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर को लिंक करने के लिए हम कोड लिखते हैं। पर्टिकुलरली दोस्तों ये जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास यहाँ पे होता है। इसमें जो है हम C++ में कोड लिखते हैं और ये जो है बना होता है जावा में। जो आर्डिनो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो जावा में बेस्ड है, बना हुआ है, बट हम इसमें C++ में कोड लिखते हैं टू लिंक एंड मेड एम्बेडेड सिस्टम्स। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लिंक करने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं। ये जो है बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर में बना होता है, माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ आर्डिनो अगर मैं बात करूँ तो आर्डिनो ऊनो, आर्डिनो लियोनार्डो, आर्डिनो नैनो, अगर आप ये 3 याद रखोगे तो बेसिकली मेन है। ये कुछ वैरायटीज़ हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आर्डिनो बोर्ड्स जो होती हैं टाइप ऑफ, उन सारे ये टाइप्स हैं। आपको सारी याद नहीं रखनी दोस्तों, आपको 1-2 के नाम याद रखने, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, आप ये तीनों के नाम याद रख सकते हो। अब इसके अंदर कुछ चिप्स होती हैं दोस्तों, दैट इज़ ESP32 और ESP8266 चिप्स। ये दोस्तों वाईफाई की चिप्स होती हैं जो कि बेसिकली आर्डिनो में यूज़ होती है IoT प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। वाईफाई चिप्स यूज्ड विद आर्डिनो फॉर द IoT प्रोजेक्ट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, चिप्स बोलते हैं। जैसे ESP32 में हमारे पास डुअल कोर रहता है, 2 ब्रेन्स रहते हैं, बट ESP8266 में हमारे पास एक सिंगल कोर रहता है और फास्ट होता है मल्टीटास्किंग के लिए। तो आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं देना, बस हाँ एक ओवरव्यू लेना है बस। आर्डिनो सॉफ्टवेयर जहाँ पे दोस्तों हम कोड लिखते हैं, ये जो है बेसिकली राइटिंग, टेस्टिंग एंड अपलोडिंग द कोड टू द आर्डिनो बोर्ड्स। ये सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली आर्डिनो IDE वो जावा बेस्ड है। हम इसमें कोड जो है वो बेसिकली स्क्रिप्ट्स जो है वो हमारा C++ या फिर C में लिखते हैं, राइट। सो ये हमारा कुछ यहाँ पे कुछ नोट्स हैं दोस्तों। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको बस डाला था जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पसेस, बस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। ये कुछ प्रोग्रामिंग फंक्शंस है, बेसिकली पिन मोड हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा पिन मोड वगैरह क्या होता है। ये हमारा कुछ कमांड्स है जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो हम आर्डिनो में यूज़ कर सकते हैं। आप 1-2 के नाम याद रख सकते हो, जैसे GPS लाइब्रेरी हो गया या फिर LCD लाइब्रेरी हो गया। अब दोस्तों दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड जो कि बोलता है, दिस इज़ अ फर्स्ट एंड बेसिक सिंपलेस्ट आर्डिनो प्रोजेक्ट का एक हमारा कोड है, जहाँ पे हम LED ब्लिंकिंग को दिखाते हैं। LED आप सबको पता होगा, लाइट एमिटिंग डायोड, उसको हम टर्न ऑन और टर्न ऑफ करते हैं रिपीटेडली, जिससे हम एक ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट कर पाएँ।
उसका जो है हमारे पास हार्डवेयर वाला तो पता ही है, कुछ कुछ करना पड़ेगा हमें, हार्डवेयर में हम नहीं जाएंगे। हम सॉफ्टवेयर का जो आर्डिनो के अंदर जो कोड हम लिखेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों जो है एलईडी जो है वो एक डिजिटल पिन के साथ कनेक्टेड होता है जो कि आर्डुइनो के अंदर होता है। और एग्जांपल हम यहाँ पे जो है पिन 13 लेंगे, पिन 10 लेंगे और पिन 6 लेंगे। ऐसे ही रैंडमली आप पिन ले सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, आप वो पिन लेके स्टार्ट कर सकते हो। और उस हिसाब से हम फिर अपने यहाँ पे एक डिजिटल राइट कमांड को यूज़ करेंगे, जिससे हम अपने वोल्टेज को बेसिकली हाई और लो कर सकते हैं। बेसिकली हाई तब करेंगे जब हमारे एलईडी को जलाना होता है और लो तब करेंगे जब हमें एलईडी को बुझाना होता है, ठीक है। अब एक डिले फैक्टर हम डालेंगे जिससे हमारे पास ब्लिंकिंग स्पीड को हम कंट्रोल कर पाएँ। हम एक पूरे कोड को समझ लेते हैं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये जो है आर्डिनो के साथ कैसे हमारा ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी लाइट जो है वो कोड काम करता है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ इंट वेरिएबल ले लिए, LED 1, LED 2, LED 3। मैंने यहाँ पे 3 LED लाइट्स लिया है, जिसको पिन मोड मैंने यहाँ पे कर दिया। बेसिकली 3 सेट द पिन्स, बेसिकली 13, 10 और 6, ठीक है। मैं यहाँ पे सेटअप करूँगा उनके पिन मोड को। तो पिन मोड मैंने LED 1 आउटपुट, LED 2 आउटपुट, LED 3 आउटपुट। तो मैंने पिन मोड सेट कर दिया। पिन मोड में LED 1 का मैंने यहाँ पे LED 1 का जो 13 था वो मैंने सेट किया, LED 2 का 10 था वो सेट किया और LED 3 का 6 था वो मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे लूप लगाएंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, लूप के अंदर जितनी बार आप चाहते हो उतनी बार आप जो है ब्लिंक कराना है। तो आपने मैंने लूप लगा दिया, जो कि आप क्या करोगे, LED को ब्लिंक कराओगे। यहाँ पे दोस्तों हम एक कमांड का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डिजिटल राइट। यहाँ पे हमने LED 1, LED 2, LED 3 यहाँ पे हाई किया है, दैट इज़ बेसिकली हमारा जो LED है वो ऑन है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक डिले फैक्टर डाला है जो कि 1 सेकंड के लिए वेट करेगा। बेसिकली पहले जलेगा और 1 सेकंड के लिए वेट करेगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास LED डिजिटल राइट हम करेंगे लो लो लो, दैट इज़ बेसिकली हमारा जो LED लाइट है वो ऑफ हो जाएगा और फिर जो है 1 सेकंड के लिए वेट करेगा। और ये जो लूप में जब काम करेगा तो एक ब्लिंकिंग इफेक्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट पता चलेगा। अब आता है दोस्तों मैपिंग ऑफ द डेटा। दोस्तों जब भी हम कन्वर्ट करते हैं एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ को दूसरे रेंज ऑफ वैल्यूज़ के अंदर, आउटपुट डिफरेंट हमारा रेंज होगा, तो उसमें हम मैपिंग ऑफ द डेटा करते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोड देख सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक आप एनालिसिस कर सकते हो, आप गो थ्रू कर सकते हो इसके थ्रू। फिर आता है दोस्तों हमारे पास सीरियल मॉनिटर के थ्रू हमारे पास कैसे जो है यहाँ पे हम डेटा को प्रिंट करते हैं। तो ये उसका कोड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक अनदर एग्जांपल है। बेसिकली आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, जो कि हम क्या करता है, डेटा को सेंड करने में मदद करता है। आर्डिनो को कंप्यूटर के अंदर हम जब बेसिकली सेंड करते हैं सीरियल मॉनिटर के अंदर, आर्डिनो आईडी के अंदर बेसिकली, तो उसमें जो है हमारे पास यहाँ पे ये कोड यूज़ होता है। तो आप एक गो थ्रू कर सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों वो ये वाला कोड है। मैं आपको बोलूँगा कि बहुत सारे कॉलेज एग्जाम में ये वाला जो आर्डिनो का कोड है, ब्लिंकिंग ऑफ द LED लाइट, बेसिकली ये बेसिक कोड है, तो वो आपको दोस्तों यहाँ पे एक गो थ्रू करके जाना है, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं IoT प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है। तो व्हाट आर द IoT प्रोटोकॉल्स। दोस्तों IoT प्रोटोकॉल के ये एप्लीकेशन वगैरह हम देख चुके हैं। प्रोटोकॉल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, IoT के प्रोटोकॉल ये जो है हमारे पास डिवाइसेस को बताता है कि हमें जो है एक नेटवर्क के थ्रू, एक नेटवर्क के ओवर जो है बातचीत करना है, या फिर एक नेटवर्क में हमारे पास क्या करना पड़ता है, हमें पूरा नेटवर्क, बेसिकली प्रोटोकॉल का मतलब हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी है, जिससे जो है वो एक नेटवर्क में कनेक्टेड हो पाए और डेटा को शेयर कर पाएँ, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ IoT प्रोटोकॉल क्या होता है, क्रिएटिंग सम कॉमन रूल्स सो दैट द IoT डिवाइसेस एंड सिस्टम कैन वर्क टुगेदर सीमलेसली लाइक द स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। Standardization means creating common rules and regulations, guidelines to devices so that the devices, networks and applications can work together easily. तो यहाँ पे दोस्तों हम रूल्स डिफाइन करते हैं जिससे जो है डिफरेंट IoT डिवाइसेस जो है वो एक साथ काम कर पाएँ, एक्सचेंज कर पाए डेटा को, और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ पाए। और कैसे दोस्तों डिवाइस वर्क करता है, बेसिकली हाउ डज़ द डिवाइस वर्क, वो जो है इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो हमारे पास बढ़ जाए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे डिवाइस लेयर में हम ZigBee का यूज़ करते हैं, नेटवर्क लेयर में IPv6 प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर में MQTT प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें हमारे पास यूज़ होती है। और ये जो है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो इंश्योर करता है सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी को और इंटरऑपरेबिलिटी को, कैसे जो है डिवाइस वर्क कर रहा है। इफेक्ट यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कुछ इफेक्ट्स लिखी हुई हैं जो बेसिकली क्या क्या योगदान रहा है ऑर्गेनाइजेशन का IoT के स्टैंडर्डाइजेशन में। दैट इज़ सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सारे याद मत करिए, बट हाँ IEEE का जैसे हमारे पास हो गया, ये जो है IEEE 802.15.4 प्रोटोकॉल हमारे पास देता है ZigBee का, बेसिस ऑफ द ZigBee हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड करता है। फिर ITU है, दैट इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि IoT M2M प्रोटोकॉल, दैट इज़ मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल जो है वो प्रोवाइड करता है।
तो ये दो आप याद रख सकते हो। बाकी हम आगे चलेंगे इश्यूज़ विद द IoT स्टैंडर्डाइजेशन। इश्यूज़ क्या हैं IoT स्टैंडर्डाइजेशन के लिए? पहली बात तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड जब हम बना देते हैं तो वो जो है हमारे पास यहाँ पे अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स जो है हम बना देते हैं। दूसरा होता है कि IoT का टेक्नोलॉजी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, IoT इवॉल्व हो रहा है फास्टर। तो इस वजह से हमारे पास दोस्तों क्या हो रहा है कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। तो IoT जो है वो फास्टली इवॉल्व हो रहा है, और IoT फास्ट अगर इवॉल्व हो रहा है, बट स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा साल लगा लेते हैं स्टैंडर्डाइज फाइनलाइज होने के लिए। इस वजह से जब तक वो बनेगा तब तक जो है स्टैंडर्ड जो है वो आउटडेटेड हो जाता है। फिर हमारे पास बेसिकली वेंडर्स लॉक इन जो कंपनीज़ होती हैं दोस्तों, वो अपने प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड्स यूज़ कर सकती हैं, जिससे वो कस्टमर को अपने इकोसिस्टम के अंदर रखें। सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत सारे जो है हमारे पास सिक्योरिटी इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, प्रोडक्शन का सिक्योरिटी थोड़ा सा लैक होता है, उस वजह से हमारे पास यहाँ पे इशूज़ आ जाती है। फिर ग्लोबल वर्सेस रीजनल स्टैंडर्ड्स, कुछ डिफरेंट रीजन जो है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होती हैं, जिससे जो है ग्लोबल में अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारे पास कम होती है। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे इश्यूज़ हैं। अब आपको इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि बेसिकली 4 हर्डल्स ये फेस कर रही है प्लेटफॉर्म का, जिसमें हमारे पास अबाउट द प्रोडक्ट और डिज़ाइन हम बताते हैं, सिक्योर डेटा एनालिटिक्स हम बताते हैं, स्केलेबिलिटी हम बताते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, कनेक्टिविटी बेसिकली हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं वो हमारे पास बताया जाता है। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स अगर होगा तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हमारे पास इधर आ जाएंगी। फिर हमारा बिज़नेस मॉडल होता है जहाँ पे प्रॉफिटेबल और हमारा लीगल मॉडल्स आता है ना। तो अगर बिज़नेस मॉडल नहीं होगा तो IoT जो है वो कोलैप्स हो जाएगा नहीं तो बिज़नेस मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बेसिकली सारे जो है कॉमन वेज होना चाहिए। कंट्रोल डिवाइसेस बेसिकली कैसे जो है हर एक डेटा बेसिकली डिवाइस जो है वो डेटा को कलेक्ट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के अंदर, तो उसका कॉमन वे होना चाहिए। ऐसा अलग अलग वे होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये चारों जो बेसिकली हमारे पास कैटेगरीज़ है ना वो इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक भी कमी रह गई है दोस्तों तो हमारा IoT स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। अब आता है दोस्तों IoT का इम्प्लीमेंटेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, ये 5 स्टेप के 5 कंपोनेंट्स होते हैं IoT को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है सेंसर्स। सेंसर्स बेसिकली क्या करता है, सेंस करता है डेटा हमारे पास एनवायरनमेंट से। तो सेंसर्स हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव जो है वो हमारे पास सिग्नल को सेंड करता है, बट जबकि जो हमारा पैसिव होता है वो हमारा सिग्नल को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ये जो सेंसर्स होते हैं वो चीपर होते हैं। और अगर मैं स्मार्ट सेंसर्स की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे तो स्मार्ट सेंसर्स हम बना सकते हैं। चैलेंजेस दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी रिस्क आता है और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा कम रहती है। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते द कनेक्शंस ऑफ द सेंसर्स, है ना। फिर आता है नेटवर्क रोल। बेसिकली दोस्तों ये जो है डेटा कैरी करता है ब्रिजेस के थ्रू और राउटर्स के थ्रू सेंसर्स को कनेक्ट करता है। और सेंसर्स जो है सेंसर्स के थ्रू जो मतलब सेंसर्स से जो डेटा है उसको वो कलेक्ट करता है राउटर्स और ब्रिजेस के थ्रू, और फिर जो है हमारे पास यहाँ पे अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म में छोड़ता है। फिर स्टैंडर्ड रोल होता है जो कि डेटा एग्रीगेशन, प्रोसेसिंग और स्टोरेज को इंश्योर करता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे 2 टाइप की आती है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी। टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड हमारे पास नेटवर्क और कम्युनिकेशन जो है उसको इंश्योर करता है और डेटा प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है, जबकि रेगुलेटरी जो है वो प्राइवेसी, सिक्योरिटी और कंप्लायंसेस को इंश्योर करता है। फिर 4th आता है हमारा इंटेलिजेंट एनालिसिस, या फिर जैसे कह सकते हो कि जब हम दोस्तों जो डेटा हमने लिया है सेंसर्स के थ्रू उसमें से इनसाइट्स को निकाले यूजिंग AI, है ना, एंड कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज़, उसको हम यहाँ पे इंटेलिजेंट एनालिसिस बोलते हैं। इंटेलिजेंट एक्शंस बेसिकली हम मशीन टू मशीन या फिर मशीन टू ह्यूमन एक्शंस हम ले सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, जिससे जो है हम अपनी फंक्शनैलिटी को और डीप लर्निंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शनैलिटी और सिक्योरिटी प्राइवेसीज को जो है वो यहाँ पे एनहांस कर पाएँ। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है हमारा IoT के इम्प्लीमेंटेशन का, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे हम दोस्तों पढ़ेंगे प्रोटोकॉल के बारे में। बेसिकली IEEE का जो मैंने आपको बताया था प्रोटोकॉल था, दैट इज़ बेसिकली IEEE का 802.15.4। ये दोस्तों हमारे पास एक लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल है जहाँ पे दोस्तों हम लो डेटा रेट होता है, दैट इज़ बेसिकली 250 किलोबिट्स पर सेकेंड, है ना। और ये फिजिकल लेयर के अंदर आता है जहाँ पे हम डेटा ट्रांसमिशन और इंटरफेस मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों AES एल्गोरिदम जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। AES एल्गोरिदम क्या होता है, दैट इज़ एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम। ये जो है क्रिप्टोग्राफी का एक एल्गोरिदम है जो कि हमारा सिमेट्रिक जो है क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास आता है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है दोस्तों, दैट इज़ बेसिकली हमारे पास सिंगल शेयर्ड यूनिफॉर्म की होता है जहाँ पे हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों करते हैं, राइट। सो उसका एक एल्गोरिदम है वो यहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है। अब दोस्तों हमारे पास
उसी के ऊपर जो IEEE 802.15.4 के ऊपर बेस्ड एक प्रोटोकॉल है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेटवर्क है, डेट इज़ कॉल्ड ZigBee नेटवर्क। ZigBee जो है एक लो कॉस्ट लो पावर वायरलेस स्टैंडर्ड है जो कि IoT और वायरलेस सेंसर नेटवर्क यूज़ करती है, ठीक है। ये जो है बेसिकली जो नाम है वो हनीबीज़ के जिगजैग डांस, बेसिकली हनीबीज़ जो है वो जिगजैग डांस के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, वहीं से जो है ये नाम लिया गया है। यहाँ पे दोस्तों हम मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेटवर्क कम्युनिकेशन में यूज़ होता था और पीयर टू पीयर नेटवर्क में, और बहुत ज़्यादा कम पावर यूसेज होता है, रिलायबल है और स्केलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों डिवाइस के टाइप अगर मैं बात करूँ हाउ ZigBee वर्क, यहाँ पे दोस्तों ZigBee कोऑर्डिनेटर होता है जो कि एक रूट नोड होता है, रूट पूरे नेटवर्क का जो एक सर्वर आप कह सकते हो, ओनली रूट नोड या फिर रूट नेटवर्क जो कि ब्रिज करता है बाकी सारे नेटवर्क को या फिर नोड को, उसको हम ZigBee कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। फिर ZigBee राउटर होता है जो कि राउटर की तरह काम करता है कि डेटा को जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है फॉरवर्ड करता है ना, उसको हम ZigBee राउटर बोलते हैं। फिर लास्ट आता है ZigBee एंड डिवाइस या फिर रिड्यूस्ड फंक्शन डिवाइस RFD, जो कि दोस्तों फॉरवर्ड नहीं करता डेटा को, बेसिकली हमारे पास क्या करता है, ओनली टॉक्स टू द कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या होता है, बेसिकली रूट नोड के साथ हमारे पास कम्युनिकेट करता है। तो ये हमारा आर्किटेक्चर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बता दिया। ये जो है दोस्तों ZigBee प्रोटोकॉल का एक हमारा पास स्ट्रक्चर है। नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर जो होता है हमारा नेटवर्क फ्रीक्वेंसी का, उसके अंदर जो है हमारा ZigBee जो है वो आता है, ZigBee जो है वो हमारे पास यहाँ पे आता है। देन आता है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ये दोस्तों हमारे पास जो है क्या होता है, जब भी हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द कंप्यूटर, सेंसर्स, एक्चुएटर, डिवाइस, एम्बेडेड डिवाइसेस, तो उसको जो है और उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं रहता, तो हमारे पास यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हम मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं सेंसर्स के थ्रू, फिर ट्रांसमिशन करते हैं, फिर असेसमेंट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, उसको रेस्पॉन्स देते हैं, राइट, रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का। और इसका आर्किटेक्चर बेसिकली हमारा मशीन टू मशीन डिवाइस होता है जो कि डिवाइस कलेक्ट करता है डेटा को, फिर मशीन टू मशीन गेटवे होता है जो कि बेसिकली कनेक्ट करता है डिवाइसेस को और डेटा को फॉरवर्ड करता है एक जगह से दूसरी जगह, फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करता है, और एंड यूज़र एप्लीकेशन जो कि प्रोसेस डेटा को देखता है, यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक्सेस नेटवर्क बेसिकली वायर्ड, वायरलेस और वायरलेस सेलुलर होता है, और वायरलेस कैपिलरी, ये आप मान सकते हो कि शॉर्ट रेंज के लिए होता है वायरलेस कैपिलरी, और ये जो है वाइड रेंज के लिए होता है। वायर्ड जो होता है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, बट इनका जो बाकी दोनों का स्पीड है वो कंपैरेटिवली कम होता है। ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे M2M नेटवर्क का। आप इसको ड्रॉ करके आ सकते हो, अगर आपको याद रहता है, नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही लिख सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल है एंड एप्लीकेशन है हमारे M2M नेटवर्क का। सिक्योरिटी और सिक्योरिटी प्रमोट करता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रमोट करता है, मैन्युफैक्चरिंग में काम है M2M मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल का, है ना। तो ये व्हीकल टू व्हीकल हमारा कम्युनिकेशन, ये एक केस भी स्टडी है, आप ये पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे आता है दोस्तों मशीन टू मशीन वैल्यू चेन, एक टॉपिक जिसका मतलब है बेसिकली हमारे पास कैसे जो है डेटा मूव करता है मशीन टू एंड यूज़र सर्विसेज के लिए। मशीन से लेकर एंड यूज़र जो एंड यूज़ कर रहा है वो डेटा कैसे मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले डिवाइस एंड सेंसर्स आता है, जहाँ पे डिवाइस और सेंसर्स क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं मशीन से, और एंड बेसिकली क्या करते हैं, जैसे रॉ डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और सेंस करके एनवायरनमेंट को। फिर M2M मशीन टू मशीन एरिया नेटवर्क आता है, कैपिलरी नेटवर्क होता है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोकल कम्युनिकेशन करते हैं सेंसर और डिवाइसेस के बीच में, जैसे वाईफाई हो गया या ZigBee हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर M2M गेटवे, डेट इज डेटा को कलेक्ट करते हैं डिवाइसेस के थ्रू, जो डेटा डिवाइसेस के थ्रू कलेक्ट हुआ है उसको हम फॉरवर्ड करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क में। यहाँ पे हम प्रोटोकॉल कन्वर्जन और बेसिकली हर एक प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, एग्रीगेशन करते हैं, सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि डेटा को ट्रांसमिट करता है एप्लीकेशंस में, है ना, वाईफाई ईथरनेट का यूज़ करके। फिर M2M प्लेटफॉर्म मिडिलवेयर, जहाँ की डेटा मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें इंश्योर होती है, APIs हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फिर लास्टली हमारा फाइनल स्टेज होता है जहाँ पे इनसाइट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिलीवर होती है एंड यूज़र के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस है, मैंने यहाँ पे एक इमेज डाल दिया है। वैल्यू चेन जो है डिवाइसेस से एरिया नेटवर्क, फिर गेटवे, फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क, फिर प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन, ये स्टेप्स मैंने आपको लिख के दे दिया है। अब आता है दोस्तों हमारे पास WSN। मैंने आपको बताया था जो 4 पिलर्स हैं दोस्तों हमारे IoT के 4 पिलर्स में से सबसे पहला हमने जो देखा था मशीन टू मशीन, वो हमने कवर कर लिया है ना। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं WSN, दैट इज़ बेसिकली वायरलेस
वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, ये दोस्तों हमारे पास एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए होता है वायरलेसली, है ना। हम जब भी अपने एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं वायरलेसली तो हम WSN नेटवर्क का यूज़ करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होती हैं और यहाँ पे लिमिटेड मेमोरी यूसेज से और कंप्यूटेशन पावर से हम जो है अपने पूरे नेटवर्क को मैनेज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है फॉल्ट टॉलरेंस जो है, स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट कम होता है, हार्डवेयर और टोपोलॉजी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा WSN का जो आप बेसिकली गो थ्रू कर सकते हो। ये जो है एक नेटवर्क है और स्मॉल नेटवर्क होता है WSN, वायरलेस, हमारे पास वायरलेस सेंसर नेटवर्क, है ना। लो पावर सेंसर यहाँ पे यूज़ होती है और लो पावर सेंसर यूज़ होती है डेटा को सेंस करने के, कलेक्ट करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को वायरलेसली टू अ सेंट्रल सिस्टम, है ना। ये कुछ कंपोनेंट्स है जैसे सेंसर्स होगा, नोड्स होगा, सिंक होगा, सिंक बेस, है ना, जो कि कलेक्ट करेगा डेटा को नोड्स के थ्रू, मतलब नोड्स में से डेटा को कलेक्ट करेगा, उसको हम सिंक बेस बोलेंगे। फिर कम्युनिकेशन लिंक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ZigBee हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया। पावर सोर्स होगा जो कि बेसिकली बैटरी या फिर एनर्जी हार्वेस्टिंग एनर्जी कंपोनेंट्स होंगे जो कि बेसिकली पावर सोर्स होगा। अब आता है दोस्तों थर्ड पार्ट जिसका नाम है SCADA। ये हमारा बेसिकली दोस्तों सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन होता है। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है IoT के अंदर। दोस्तों ये जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर हमारा एक सिस्टम है। SCADA बेसिकली एक सिस्टम है जो कि मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है और ऑटोमेट करता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस को बाय बेसिकली रियल टाइम डेटा इंडस्ट्रीज से लेने के बाद इंडस्ट्रीज़ में से इंडस्ट्रीज़ प्रोसेसेस के थ्रू या फिर इंडस्ट्री के प्रोसेसेस में से रियल टाइम डेटा को फेच करके, कैसे फेच करेगा, सेंसर्स के थ्रू फेच करके मॉनिटर, कंट्रोल और ऑटोमेट करता है कौन, SCADA क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ये दोस्तों हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, ठीक है। तो की कंपोनेंट्स वही चीज़ है, गैदर करता है डेटा को, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, फिर हमारे पास उस चीज़ को हम जो है कनेक्ट करते हैं अपने कंट्रोल सेंटर से। ग्राफिकल इंटरफेस एक हम बनाते हैं यहाँ पे जिसे हम लोग ह्यूमन टू मशीन इंटरफेस भी बोलते हैं, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हम पढ़ पाए, समझ पाए ह्यूमंस। डेटाबेस सर्वर्स हम यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे लॉग्स को स्टोर करेंगे और अलार्म्स, रिपोर्ट्स, ये सब जनरेट करेंगे। ये फंक्शन है, वही चीज़ है, रिपोर्ट जनरेशन, ऑटोमेशन पूरा यहाँ पे देते हैं। अब इसमें 3 जनरेशन होती है। पहली बात तो SCADA जब आया था फर्स्ट जनरेशन हमारे पास, तो उसमें स्टैंड अलोन था, बेसिकली हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन नहीं था। फिर हमारे पास यहाँ पे सेकंड जनरेशन में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर आता है जिसमें लिमिटेड नेटवर्किंग हमारे पास होता था। फिर थर्ड जनरेशन में हमारे पास यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, TCP/IP प्रोटोकॉल हम नेटवर्क लेयर में यूज़ करते थे और रिमोट मॉनिटरिंग हम करते थे। दोस्तों अगर मान लो कि हमारे पास SCADA के बारे में आता है तो आप ये वाला जो आर्किटेक्चर है उसका टिपिकल हार्डवेयर आर्किटेक्चर वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ईथरनेट से कनेक्टेड है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है हमारे पास यहाँ पे। और ये जो है बेसिकली बस आपको एक गो थ्रू करवाने के लिए मैंने आपको SCADA का एक बिगर पिक्चर आपको दिखा दिया। अब आता है दोस्तों RFID। बेसिकली ये दोस्तों एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो वेव्स को और टैग्स का इस्तेमाल करता है ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रैक करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को। तो RFID इज़ बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो वेव्स को यूज़ करती है ट्रैक करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको, ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए, है ना। बेसिकली कोई भी IoT डिवाइस जो है वो वायरलेसली क्या करता है, रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रैक करता है किसी भी चीज़ को या फिर आइडेंटिफाई करता है, तो उसको हम RFID के कैटेगरी में डाल देते हैं। इसमें एक RFID टैग होता है दोस्तों जो कि बेसिकली हर एक ऑब्जेक्ट से अटैच होता है जिससे जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए, स्टोर कर पाए डेटा को, है ना। फिर RFID रीडर होता है जो कि डेटा को रेडियो सिग्नल्स भेजता है, रिसीव करता है टैग डेटा। फिर एंटीना होता है, बेसिकली अनेबल करता है कम्युनिकेशन बिफोर द टैग एंड रीडर। डेटाबेस होता है जो कि बेसिकली स्टोर और प्रोसेस करता है डेटा को जो कलेक्ट हुआ है। टाइप्स ऑफ टैग्स पैसिव होता है जिसमें बैटरी यूज़ नहीं होता, और सिग्नल रीडर सिग्नल होता है हमारे पास, चीप होता है, शॉर्टर रेंज के लिए होता है। एक्टिव होता है जहाँ पे बैटरी पावर होता है लॉन्गर रेंज के लिए, और सेमी पैसिव होता है जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बैटरी असिस्टेड पावर होता है। अब दोस्तों हमारे पास 2 न्यूमेरिकल हैं एंड ये हमारा लास्ट कैटेगरी है और लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, है ना। तो वो आज हम अभी लास्ट पढ़ लेते हैं। दैट इज़ बेसिकली जब भी दोस्तों हमारे पास सवाल एक आ सकता है, 2 कैटेगरी के न्यूमेरिकल हमारे पास सिलेबस में आ सकते हैं। दैट इज़ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन।
एनालॉग बेसिकली ADC स्टैंड्स फॉर द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों जो कि कन्वर्ट करता है कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल जैसे साउंड, टेम्परेचर, वोल्टेज एक बाइनरी डिजिटल नंबर में, बाइनरी नंबर में, जो कि बेसिकली कंप्यूटर्स जो हैं या फिर माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं वो प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में हमारे पास 4 स्टेप रहता है। सबसे पहले सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को डिस्क्रीट टाइम फ्रेम्स में, डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स में बेसिकली एनालॉग सिग्नल को लेते हैं। ठीक है, सैम्पल्स लेते हैं उनका। फिर क्वांटाइजेशन करते हैं। क्वांटाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, जितने भी सैम्पल हमने लिए हैं नियरेस्ट वैल्यू को, नियरेस्ट लेवल को हम बेसिकली फाइनाइट सेट में डाल देते हैं। फिर एनकोडिंग करते हैं, बेसिकली हम अपने क्वांटाइज्ड लेवल को बाइनरी नंबर्स में, बिट्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास आता है रेजोल्यूशन जो है वो एक स्मॉल चेंज इन द इनपुट वोल्टेज है ADC, जो कि हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जो हमारा डिवाइस है वो उसको डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ बिट्स कितना है और इनपुट रेंज कितना है। तो रेजोल्यूशन जो है फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, दैट इज़ वोल्टेज मैक्सिमम कितना है, वोल्टेज मिनिमम कितना है, अपॉन में 2 की पावर n। n क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ बिट्स कितने यूज़ हो रहे हैं, बेसिकली कितने बिट्स में हमने उसको एनकोड किया है, -1। तो जैसे यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स है, सेकंड प्रॉब्लम आप खुद कर सकते हो, फर्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ कैसे हमने किया। बेसिकली वहाँ पे n निकालना है, यहाँ पे हम बेसिकली रेजोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, और 10 बिट ADC विद रेंज ऑफ 0 to 5 वोल्टेज हमें रेजोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रेंज दे दिया है दोस्तों वोल्टेज का 0 से 5 वोल्टेज। तो यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज जो है वो 0 हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज 5 हो गया। फॉर्मूला आपको पता है 5 - 0, और यहाँ पे दे रखा है 10 बिट ADC, दैट इज़ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये डिवाइस है वो 10 बिट का है। तो 10 बिट बेसिकली हमारे पास n की वैल्यू 10 हो गई, तो 2 की पावर 10 -1, तो 2 की पावर 10 जो है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 5 अपॉन में बेसिकली रेजोल्यूशन जो है 1023 आएगा। कैलकुलेट करोगे तो हमारा 0.00488 वोल्टेज आ जाएगा। इसको आप राउंड ऑफ करोगे मिली वोल्ट में तो आपको 4.9 अप्रॉक्सीमेटली मिली वोल्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ रेजोल्यूशन, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिया है, जहाँ पे यहाँ पे दोस्तों आपने क्या किया है, n को फाइंड आउट किया है, नंबर ऑफ बिट्स को फाइंड आउट किया है, रेजोल्यूशन आपको सवाल में गिवन है। सेम चीज़ें आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। लास्ट टॉपिक दोस्तों हमारे इस वीडियो का, दैट इज़ बेसिकली दोस्तों वोल्टेज गेन अगर हमें फाइंड आउट करना है dB के अंदर तो हम कैसे निकालें। सो बेसिकली यहाँ पे गेन्स शोज़ हाउ मच वोल्टेज इज़ एम्पलीफाइड। तो अगर कोई भी हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज गेन निकालना है तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो गेन है dB के अंदर बेसिकली दैट इज़ 20 डॉट मल्टीप्लाइड बाई log 10 V out माइनस V in। V out क्या है, आउटपुट वोल्टेज होता है, और V in जो है वो इनपुट वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, वोल्टेज गेन ऑफ 1.41 इज़ अप्लाइड टू अ सिस्टम, कैलकुलेट द गेन इन डेसिबल्स यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द वोल्टेज गेन इन dB। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि वोल्टेज गेन 1.41 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो V out और V in है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वोल्टेज गेन बोल देते हैं। ठीक है, तो 1.41 है हमारे पास। तो वोल्टेज गेन जब दिया हुआ है तो गेन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में हमने पुट किया log 10 1.41 20 मल्टीप्लाई किया, तो log 1.41 की वैल्यू जो है वो 0.149 आती है। तो जो गेन आता है दैट इज़ 20 मल्टीप्लाई बाई 0.149 अप्रॉक्सीमेटली जो है दोस्तों ये 3 डेसिबल आ रहा है। सो 3 dB आ रहा है। सो बेसिकली ये हमारा एक सवाल है। अब दोस्तों यहाँ पे IoT गवर्नेंस मॉडल का मैंने बेसिकली एक क्लियर पिक्चर डाल दिया है, फ्लोचार्ट डाल दिया है। आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में इसको ड्रॉ कर सकते हो अगर IoT गवर्नेंस मॉडल हमारे पास आता है। और ये कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो कि बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो कि इंडस्ट्री यूज़ करती है। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा पूरा यहाँ पे जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसको हमने सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है और यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा इंटरनेट ऑफ द थिंग्स है वो आपको समझ आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो इस पर्टिकुलर वीडियो से तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर आप उस बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर के लिए तो प्लीज़ उनको जो है इस वीडियो को भेज दीजिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके और दोनों जो है भाई सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स ले आओ, है ना, और अपने कॉलेज में थोड़ा बहुत जो है मार्क्स लेकर आगे बढ़ो, है ना। CGPA मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है इस कॉलेज में, मैं समझता हूँ। और इसीलिए मैं जो है लो एफर्ट कंटेंट बेसिकली आपके लिए, आपको एफ़र्ट कम डालना पड़े, एफ़र्ट मैं जो है ज़्यादा करके ले आऊँ जिससे आपको कम एफ़र्ट में जो है पूरा कंटेंट एक ही जगह अक्यूमुलेटेड होके
मिल जाए, राइट। सो बेसिकली दोस्तों ये नोट्स जो हैं वो आपको इस वीडियो के बाद इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। आप ये पूरे नोट्स जो है उसको एक्सेस कर सकते हो। एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो है आप इसको पढ़ सकते हो और पूरी तरीके से आप अपने IoT पूरा जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। मैंने और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो कि सेमेस्टर ओरिएंटेड हैं वो मैंने बना रखा है, जैसे बिग डेटा हो गया, टेक्निकल राइटिंग जो कि बहुत कम लोग बनाते हैं या फिर बहुत कम जगह अवेलेबल है। टेक्निकल राइटिंग सब्जेक्ट होता है एक हमारे पास। बेसिकली ये एक हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है जहाँ पे इंग्लिश वगैरह हम देखते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों बिग डेटा हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया एक सब्जेक्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, IoT हो गया। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और सेमेस्टर ओरिएंटेड होके मैं बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएंगे। सेमेस्टर ओरिएंटेड सीरीज़ हमारे पास यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा सेमेस्टर वाला। उसमें दोस्तों आप जो है वो वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सारे नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो का जो बेसिकली IoT का नोट्स भी है वो इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। मेक श्योर अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दोस्तों आपको कुछ दिक्कत परेशानी है, प्लीज़ मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट मी थ्रू हमारे पास यहाँ पे टेलीग्राम के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं सारे जो अपडेट्स वगैरह हैं, स्टडी मटेरियल है, वो सारी चीज़ें भेजता रहता हूँ, ठीक है। सो यस दैट्स ऑल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज पूरा हमने IoT का पूरा यहाँ पे पूरा कवर करने की कोशिश करी है दोस्तों। आगे कंसेप्ट्स जो IoT के अंदर हैं अगर वो बेसिकली हमारे पास होते हैं, मैं बेसिकली उसका पार्ट 2 बना दूंगा। ये पार्ट 1 वीडियो हो जाएगा जहाँ पे हम और एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और डिस्कस करेंगे। वो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सो यस दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। पार्ट 1 में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे ऐसी एक सीखने वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।